हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर सीबीएसई पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है ये तीनों इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द साउंड प्रोपगेट एंड वाइब्रेट्स थ्रू मीडियम टू रीच आवर ईयर्स। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, बड़े अच्छे से समझा हुआ है एक एक करके। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, उस एग्जांपल की हेल्प से पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें एक्टिविटी में दिया हुआ, टेक अ सिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर एंड। अब ये सिंकी जो आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से मुड़ा मुड़ा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बनी होती है, वो खिलौने टाइप की होती है, वो इस तरह से स्प्रिंग टाइप की बनी होती है वो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग टाइप की बनी होती है। जब आप उसे खींचते हैं तो ये क्या होता है कि एक इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, और फिर जब आप उसे कंप्रेस करते हैं तो वो इस तरह से एक दूसरे के पास सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो वही खिलौना जो आपको यहाँ दिख रहा है इस पेज पर, यहाँ ये खिलौना, ये आपको एक लेना है। ठीक, एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोर को आप खुद पकड़ें, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, अपने दोस्त को एक छोर को पकड़ने बोले और एक छोर को खुद पकड़े। नाउ स्ट्रेच द श्रिंकी एज वेल शोन इन फिगर 11.5। जैसा कि यहाँ आपको दिखा रहा है 11.5 में, आप इस श्रिंक को पकड़कर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच मीन्स खींचें, शार्प पुश करें। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे? यू हैव मूव योर यू हैव मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द श्रिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। जब आप उसे एक बार पुश करेंगे, दूसरे बार पुल करेंगे, पुश पुल पुश पुल, पुश पुल इस तरह से करते रहेंगे, एक बार पुश करना है, पुल करना है, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आएगा। वो इंटरेस्टिंग ये नजर आएगा कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वहां बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है, जब आप पुश और पुल करते हैं तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कंप्रेशन और सी आर जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? जब आप पुश करते हैं, जब आप पुश करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है ये एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ये एक दूसरे के क्या होता है, नजदीक आ जाता है। जो ही आप उसे क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होता है, दूर चला जाता है। तो जो जब नजदीक आ जाता है तो उसे नाम दिया गया कंप्रेशन। जब नज़दीक आता है तो उसे नाम दिया गया कंप्रेशन सी, और जब दूर चला जाता है तो उसे नाम दिया गया रेयर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अभी फिलहाल हम लोगों को जो चर्चा करनी है, इसी पर चर्चा करनी है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, द रीजन वेयर द क्वाइल्स बिकम क्लोजर, वो जगह, वो रीजन जहाँ क्वाइल क्या होता है, क्लोजर हो जाता है, बिकम क्लोजर, कॉल्ड कंप्रेशन, उसे क्या कहा जाता है, कंप्रेशन, डिनोटेड बाय सी। आपको बात समझ में आ रही है? एंड द रीजन वेयर द क्वाइल्स फर्दर अपार्ट, और फिर क्या होता है कि क्वाइल जहां अपार्ट हो जाता है, मीन्स की दूर हो जाता है, फर्दर अपार्ट, कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन, और उसे क्या कहा जाता है, रेयर फ्रैक्शन। एज वी ऑलरेडी नो, साउंड प्रोपगेट इन मीडियम, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साउंड प्रोपगेट इन मीडियम, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि साउंड प्रोपगेट इन मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब आप ध्यान से अगर समझने का प्रयास करें तो साउंड जो मूव करता है वो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में मूव करता है। अब इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि यहाँ जो एक इमेज दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करें। चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ, नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ आप ध्यान से देखें कि दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड, दिख रहा है आपको, सोर्स ऑफ साउंड। और आपको बीच में यहाँ कंप्रेशन दिख रहा है। कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल में जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं वो साउंड प्रोड्यूस होने के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। और फिर रेयर फ्रैक्शन, अगेन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। अब यहाँ समझो कि जब वाइब्रेट होता है और साउंड जब प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट जो ही वाइब्रेट करना शुरू करता है, तो वाइब्रेट करने का मतलब है कि वो आपस में, उसके आसपास में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे पुश करने का काम करता है। और इसे जब ये पुश करता है, ये आसपास के मॉलिक्यूल्स को, तो ये मॉलिक्यूल्स बगल वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, पुश करता है। और जब ये पुश करके आगे की ओर बढ़ जाता है तो फिर बीच में एक स्पेस आता है जो इम्पिटी हो जाता है, रेयर हो जाता है, मीन्स कि वहां मॉलिक्यूल्स कम रहता है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, कुछ ना।
अच्छा ठीक। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेयर हो जाता है, मीन्स कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। आई होप की चीजें आपको यहाँ क्लियर हुई होगी। चलिए हम लोग लौटते हैं अपने बैक टू द पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे वहां वापस चलते हैं। अब देखो आप ध्यान से, नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्लिंकी विथ द साउंड प्रोपगेशन इन द मीडियम। जैसा कि स्लिंकी में आपको देखने को मिला, स्लिंकी में क्या देखने को मिला, यहाँ दिखेगा, चलिए कलर बदल के दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्लिंकी में आपने क्या देखा कि जब आप पुश कर रहे थे तो ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। जो ही आपने पुल किया वो क्या हुए, एक दूसरे से दूर चले गए। यही तो स्लिंकी में आपने देखा। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही कंडीशन यहाँ भी क्रिएट होता है जब आप जब साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन एंड चलो प्रोपगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपगेशन इन द मीडियम। और जब साउंड मीडियम के प्रोपगेशन की बात करें तो कुछ वैसा ही कंडीशन यहाँ क्रिएट होता है। दिस वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसे किस नाम से जाना जाता है, दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, से हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। इन दिस वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। अब इसकी इस बात को समझो, इस लाइन को, बहुत बारीक बात कही है यहाँ, समझना बात को कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है, सपोज नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर साउंड इज प्रोड्यूस। अब साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद ये आगे की ओर जब मूव करता है फॉरवर्ड, फिर हम लोग आगे देखेंगे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है, जब वहाँ ट्रांसवर्स वेव की बात होगी तो वहाँ हम लोग ऊपर और नीचे की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसकी, आगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की। जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो मीन्स कि एक जगह रेयर फ्रैक्शन होता है, एक जगह कंप्रेशन होता है, दूसरी जगह रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ फिर से इस लाइन को समझो। इन दीज waves the individual particle of the mediums move in a direction parallel to the direction of the propagation of disturbances। ये पैरेलल चलता है, जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल पैरेलल ये डायरेक्शन है, इसके पैरेलल चलेगा। ये ना तो ऊपर जाएगा, ये अप, जो ही अप डाउन ये शुरू हो जाएगा, ये अप डाउन शुरू होने के बाद उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और जब सीधा पैरेलल पैरेलल चल रहा है, नाउ दिस इज द मीडियम एंड इन दिस वे पैरेलली मूव, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप कि आपको बात यहां तक समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन एट रेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपगेट, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ जो दूसरे लाइन में बात कह रहा है, इस बात को आप समझना। ये कह रहा है कि जब साउंड जहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है, सपोज दिस इज अ पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट वेयर साउंड इज प्रोड्यूस। ये पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और साउंड जब यहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से प्रोड्यूस जब साउंड होता है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कि मूव करके इस पॉइंट ए का मॉलिक्यूल्स मूव करके पॉइंट बी पर आ जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉइंट ए का मॉलिक्यूल्स पॉइंट बी के मॉलिक्यूल्स को हिट करता है। ये ए मॉलिक्यूल जो है ये पॉइंट बी के मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, और पॉइंट बी का मॉलिक्यूल्स पॉइंट सी के मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, पॉइंट सी का मॉलिक्यूल्स पॉइंट डी के मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा। बट ये जो अपने जगह पे ये जो मॉलिक्यूल्स है, पॉइंट सी का मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर बना रहेगा, पॉइंट डी का मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर रहेगा। ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये एक जगह पर स्थिर रहता है, टू एंड ऑसिलेट करते रहता है। मींस ऑसिलेट करने का क्या मतलब हुआ, सपोज नाउ दिस इज अ मीन पोजीशन ए, और यहाँ से ये इस पोजीशन पर आया, और फिर बैक यहाँ पर ये पोजीशन आया। मींस कि ये दोनों पोजीशन जब एक दूसरे के बीच में मूव करते रहता है इस तरह से, एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट, और मीन पॉइंट पोजीशन से होते हुए, नाउ दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि लटकता हुआ पेंडुलम, आपने पेंडुलम को जरूर देखा होगा कि पेंडुलम क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, पॉइंट ए तक आया, फिर वापस पॉइंट बी तक, फिर वापस अपने मीन पोजीशन ओ तक, फिर ए बी ओ, फिर बी से ओ, फिर ए, फिर ओ बी, इस तरह से जब वो चलता रहता है इस तरह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग। तो सीधा सीधा बात समझो आप यहाँ कि सिंपल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे और पीछे, अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट, और कहाँ, किसके अबाउट में, अपने पोजीशन के रेस्ट के अबाउट में। अब फिर से एक बार इस बात को समझो कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो ऑब्जेक्ट मूव इस तरह से करता है कि नॉट दिस इज द पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन, इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ओके।
नाउ दिस इज द पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये मूव करना शुरू किया इसने, ये मूव करते करते कहाँ पहुंच गया, पॉइंट ए तक, यहां तक पहुंचा। अगेन अब ये फिर अपने रेस्ट पोजीशन पर आएगा, रेस्ट पोजीशन कहाँ पे, ओ पे। अगेन इट मूव टू पॉइंट बी, और ये अपने पोजीशन या ए और बी के बीच में जब लटकते रहता है, घूमते रहता है, पॉइंट ए टू बी टू ए टू बी, भाया ओ से होते हुए जब चलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्यों, क्योंकि नाउ दिस इज देयर रेस्ट पोजीशन, ये जो पोजीशन है उसका रेस्ट पोजीशन है, और यहां से वो कहां चल रहा है, आगे चल रहा है, और फिर वो पीछे की ओर आ रहा है। आगे अगर इसको हम लोग फॉरवर्ड मान लेते हैं तो इसको बैकवर्ड मानना पड़ेगा, और अगर इसे फॉरवर्ड मानते हैं तो इसे बैकवर्ड मानना पड़ेगा, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहो। इसे अगर फॉरवर्ड मानना चाहो तो फॉरवर्ड मान लो, जैसी जो मर्जी हो। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव्स प्रोपगेट, हेंस साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी प्रकार से साउंड वेव क्या करता है, प्रोपगेट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप की चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव। अब यहां अगर बात करें तो एक और भी प्रकार का वेव होता है, कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। अभी हम लोगों ने क्या बात किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक वेव तो ये बात किया हम लोगों ने, नाउ दिस वेव, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा वेव कौन सा आया, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है, अभी अभी हम लोगों ने बताया कि जब ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से आगे की ओर चलता है या पीछे की ओर चलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जाए और नीचे की ओर जाए, देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। आई होप कि आपको चीजें, लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जब एक पार्टिकल अपने पोजीशन से लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट मूव करता है, मीन्स कि अपना पोजीशन ये है, और यहाँ से वो एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट आ गया, और फिर वो एक्सट्रीम लेफ्ट चला गया, और इसी बीच में वो पार्टिकल क्या हो, मूव करता रहे, तो उसे हम लोग क्या, कौन सा वेव, कौन सा वेव कहा जाता है उसे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ट्रांसवर्स वेव की हम लोग बात कर रहे थे, तो ट्रांसवर्स वेव वो है जो अप एंड डाउन अपने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जाए और फिर नीचे की ओर आ जाए। अपर अपर केस एंड लोअर केस, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब हो गया मीन पोजीशन टू, उसका एक पॉइंट होगा जो ऊपर तक जाएगा, फिर वो नीचे तक आएगा जो उसका लोअर लिमिट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बुक, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इन अ ट्रांसवर्स वेव particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travels the। अब यहाँ बात जो अभी हमने आपको समझाया वही बात कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। बट ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वो पार्टिकल आगे और पीछे ना जाकर कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। बात समझ में आ रही है, ऊपर और नीचे, तो ये उसका पाथ होता है। अपने पाथ पाथ से वो अप एंड डाउन करता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही है। दस अ ट्रांसवर्स वेव इज the one in which the individual particle of the medium moves about their mean position in direction of perpendicular। perpendicular direction कहने का क्या मतलब है, अब इस बात को भी यहाँ समझ लो आप। perpendicular direction कहने का मतलब, जैसे सपोज नाउ दिस इज अ पार्टिकल, ये उसका सरफेस हो गया और वो ऊपर की ओर जा रहा है और फिर नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स कि यहाँ जो है ये इस पोजीशन पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, इस पोजीशन पर 90 डिग्री का। नाउ दिस 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंगल। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रोगेशन, when a drop of pebbles in a pond, the waves you see on the water surface is example of transverse wave। अब जब आप कभी स्थिर पानी में, आपने जरूर ही नोटिस किया होगा, जब आप नदी किनारे या तालाब के किनारे बैठे रहते हैं तो बैठकर क्या करते हैं, स्थिर पानी में आप कंकड़ को मारना फेंकना शुरू कर देते हैं। तो जो ही कंकड़ को आप स्थिर पानी में फेंकते हैं तो वो क्या होता है, एक वेव सा जनरेट होता है, और वेव क्या होता है, आगे की ओर मूव करता हुआ बढ़ता है, अपने शेप को बड़ा करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो वो जो वेव जनरेट होता है दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। वो जो वेव आपको दिखता है कंकड़ मारने के बाद, पत्थर पानी में कंकड़ मारने के बाद जो वेव नजर आता है वो कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो वेव्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ड्रॉप्स ऑफ पेबल्स इन अ पॉन्ड, वेव सी यू वाटर सरफेस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कोई दिक्कत,
लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट भी क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, बट इसके साथ, लाइट के साथ कंडीशन है, साउंड और लाइट में एक कंडीशन है, साउंड रिक्वायर्ड मीडियम, क्या चाहिए इसे, रिक्वायर्ड मीडियम, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बट लाइट लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, जब हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे इनटेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा ही रिलेटेड था जहां आपको और आपके दोस्त को कहां ले जाया गया था, चांद पर। देखो यहाँ क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन द मून, आप दोनों कहाँ हैं, मून पर हैं, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड, तो जब आपका दोस्त क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आप सुनने में सक्षम होंगे, तो वहां उसका आंसर हम लोगों ने लिखा था नो, क्यों, क्योंकि जब मून पर मीडियम ना, एटमॉस्फेयर तो है, एटमॉस्फेयर मीन्स की वो साउंड को ट्रांसमिट करने वाला एटमॉस्फेयर उसके पास नहीं है, वो मीडियम नहीं है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सके। ओके, इसलिए हम लोगों ने वहां लिखा हुआ था कि ऐसा हम लोग मून पर जाने के बाद आवाज को नहीं सुन सकते। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट द लाइट ऑफ द, क्या हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशंस आर नॉट द मीडियम पार्टिकल्स और देयर प्रेशर और डेंसिटी। लाइट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि उसके पास मीडियम पार्टिकल होना चाहिए, मीडियम पार्टिकल हो उसके पास, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई मीडियम पार्टिकल हो, या फिर उसके पास कोई प्रेशर या डेंसिटी उसके आगे पीछे काम करता हो। बात आपको समझ में आ रही है। इट इज नॉट द मैकेनिकल वेव, अब ये ध्यान में रखना कि कभी कदार ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साउंड इज, सॉरी, लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लास, और ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसके बारे में आप हायर क्लास में और अधिक पढ़ेंगे, इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।